हेलो ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम अपना सीएमए का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा ओवरहेड चैप्टर चल रहा था, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट्स हमारे कवर हुए हम उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। अभी तक जो कॉन्सेप्ट्स हम कवर कर चुके हैं, उसके बाद आज तो क्वेश्चंस ही करने हैं। आज भी और नेक्स्ट लेक्चर में भी सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे। मेरा फोकस ये रहता है कि एक बार पहले सारे कॉन्सेप्ट्स जो है अच्छे से कवर हो जाएं एंड उसके बाद क्वेश्चंस का एक फ्लो बन जाए। एक एक दो क्वेश्चन करके करने में मज़ा कम आता है, एक ओवरऑल फ्लो बन जाए क्वेश्चंस का, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। फ्लो में क्वेश्चंस अच्छे होते हैं और प्रैक्टिस भी अच्छी रहती है। ये सारा मैं रिवाइज करा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, बट क्योंकि आज मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करवाने हैं आपको, तो इसलिए मैं एक बार दोबारा बताता हूँ आपको। जो ये वाला जो स्टेटमेंट होती है ये तो आपको क्लैरिफाइड होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं आपके, वो प्राइमरली आपके आइडेंटिफाइबल होते हैं और आपको बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट ये आपको डायरेक्ट जो खर्चे होते हैं पता होते हैं। बट जो आपके ओवरहेड्स होते हैं वो आपकी पीरियड कॉस्ट रहती है। वॉल्यूम वगैरह ओके है ना? हेलो हेलो, हाँ जी। बट जो आपके ओवरहेड्स रहते हैं वो आपकी पीरियड कॉस्ट होती है। वो आफ्टर द एंड ऑफ जो रेलिवेंट पीरियड है आपका, उसके बाद आपको पता लगता है कि इतने ओवरहेड्स हैं। बट ये ओवरहेड्स आपको जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी आपकी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें एलोकेट करना होता है। उसको एलोकेट करने के लिए आप आफ्टर द पीरियड थोड़ी एलोकेट करेंगे, ड्यूरिंग द मीन टाइम जैसे जैसे प्रोडक्शन हो रही है आपको सेल भी तो करना है अपना प्रोडक्ट। तो ये जो ओवरहेड्स हैं आप एस्टिमेटेड बेसिस पे एब्जॉर्ब करते हैं, एस्टिमेटेड बेसिस पे इसका ट्रीटमेंट होता है। अब वो कैसे होता है? वो ट्रीटमेंट कैसे होता है वही हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं कि कैसे एस्टिमेटेड बेसिस पे हम अपने ओवरहेड्स को एलोकेट करते हैं। किस बेस पे आप अपने ओवरहेड्स को एलोकेट करते हैं, किस बेस पे आप उनको असाइन करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले तो आप ओवरहेड्स को एस्टिमेट करेंगे। जो आपके टोटल ओवरहेड्स हैं आफ्टर द एंड ऑफ रेलेवेंट पीरियड आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में कितने हुए। बट बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट्स या ड्यूरिंग द प्रोडक्शन आप उसे एस्टिमेट करेंगे कितने टोटल ओवरहेड्स होंगे, कितनी आपकी प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन होगी, बजटेड प्रोडक्शन कितनी होगी, उस हिसाब से आप एस्टिमेट करेंगे। उसके बाद उन ओवरहेड्स को असाइन करेंगे। असाइन भी तीन तरीके से हो सकता है। एक तो डायरेक्ट एलोकेशन हो गया, कोई ओवरहेड किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वगैरह से लिंक्ड है तो डायरेक्टली उसको असाइन हो गया। उसके बाद अपोर्शनमेंट हो गया, कोई जो ओवरहेड का खर्चा है वो सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग द सर्विस डिपार्टमेंट बढ़ जाएगा। उसके बाद रीअपोर्शनमेंट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अल्टीमेटली जितने भी ओवरहेड्स है वो एब्जॉर्ब तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को करने पड़ेंगे। तो जो ओवरहेड का खर्चा आपने सर्विस डिपार्टमेंट में पहले बांट दिया था, अब उसको द्वारा प्रोडक्शन ओवरहेड में बांटेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चों में यानी कि ओवरहेड्स में बांट देंगे। उसके बाद मेथड्स ऑफ रीअपोर्शनमेंट की बात हुई थी कि किस वे में आप जो आपके सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है उसे कैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटते हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, ये सारे मेथड्स आज हम समझने वाले हैं। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बढ़ जाता है, यानी कि सर्विसेज रेंडेड बाय वन सर्विस डिपार्टमेंट टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट इज कंप्लीटली इग्नोर्ड। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स अगर जो वाई को सर्विस दे रहा हो कंप्लीटली इग्नोर हो रही है, और वाइस वर्सा वाई भी जो एक्स को दे रहा है इग्नोर हो रही है, यानी कि दोनों सर्विस डिपार्टमेंट आपस में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इग्नोर हो जाता है। उसके बाद आता है स्टेप मेथड या नॉन रेसिप्रोकल मेथड। इसमें आपको एक सीक्वेंस के हिसाब से चलना होता है। स्टेप मेथड में क्या होता है, जो सर्विस डिपार्टमेंट मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बाकी प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स को, उसकी रैंक 1 होती है, उसके खर्चे आप पहले बांटेंगे एंड उसके बाद दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के बांटेंगे। बट नॉन रेसिप्रोकल का क्या मतलब है, अगर रैंक में एक्स पहले आया और आप एक्स का खर्चा पहले बांट रहे हैं तो वाई का खर्चा अब आप दोबारा एक्स में नहीं बांट सकते। नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पे चलता है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। उसके बाद रेसिप्रोकल मेथड होता है। इस मेथड में एक लूप वाला मेथड होता है। एक्स का खर्चा ए बी और वाई में बढ़ता जा रहा है, वाई का ए बी एक्स में बढ़ता जा रहा है। अब आप कहेंगे खत्म कैसे होगा लूप, वो उसको खत्म करने के 3 मेथड्स हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन और ट्रायल एंड एरर। आज और कल के लेक्चर में हम ये 2 मेथड कवर कर लेंगे, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रायल एंड एरर। ये वाला मेथड आगे कवर होगा आपका। उसके बाद जितने भी ओवरहेड्स आपके अल्टीमेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ गए, किस वे में आए, एलोकेशन से आए, उसके बाद अपोर्शनमेंट से आए एंड रीअपोर्शनमेंट से आए। उसके बेस पे आपके एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स आ चुके हैं। इन एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स को अब आपको अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में एब्जॉर्ब भी करना है, तो वो कैसे करेंगे आप, उसके लिए आप ओवरहेड रिकवरी रेट निकालेंगे। वो ओवरहेड रिकवरी रेट किस बेस पे निकल सकता है, डायरेक्ट मेथड यानी कि एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स के बेस पे निकल सकता है। इनडायरेक्ट मेथड, मान लीजिए कई सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसमें क्या किस बेस पे निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट के बेसिस पे आप निकाल सकते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट, परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। ऑब्वियसली बात है, जिसके परसेंटेज निकाल रहे हैं टोटल ओवरहेड्स के उस प्रोपोर्शन पे परसेंटेज निकाल देंगे, यानी कि अगर मटेरियल का निकाल रहे हैं तो डिवाइड बाय मटेरियल, लेबर का तो लेबर, प्राइम कॉस्ट डिवाइड बाय प्राइम कॉस्ट। कुछ नहीं है इसमें। मशीन आवर रेट निकाल सकते हैं, एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स अपॉन में टोटल मशीन आवर्स। लेबर रेट निकाल सकते हैं, एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय लेबर आवर्स। इसके बाद
ओवर एंड अंडर रिकवरी एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स भी अब मैंने आपको बताया था, कुछ मुश्किल नहीं है, ये भी नॉर्मल सी चीज़ है। आप ओवरहेड्स रेट जो निकालते हैं, सबसे पहले आप ओवरहेड रिकवरी रेट निकालते हैं, वो आपको बता दिया था। उसके बाद उस ओवरहेड रिकवरी रेट को जो आपने निकाला है, एस्टिमेशन है ये, एक्चुअल तो है नहीं है, एस्टिमेशन है ये। उसके बाद जितनी आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उस बेस पे आपने ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करा, यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस इनटू ओवरहेड रिकवरी रेट जो आपने वाला निकाला था, उस बेस पे आपके ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड आ गए। उसके बाद एक्चुअल में ओवरहेड्स कितने इंकर हुए, मान लीजिए वो कितने भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं जो आपने एस्टिमेट करा था, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। उसके बेस पे अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन आ जाएगी। ऑब्वियसली जैसे ओवरहेड्स का एक्चुअल अमाउंट वेरी कर सकता है, वैसे ही प्रोडक्शन का भी एक्चुअल अमाउंट वेरी कर सकता है, यूनिट्स भी कम ज़्यादा हो सकती हैं। उस बेस पे आप जज कर लेंगे कितना एब्जॉर्ब हुआ और कितना एक्चुअल में हुआ, उस बेसिस पे अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स आपका निकल जाएगा। उसके बाद आपको ये बताया था ओवरहेड्स की शीट में ओवरहेड्स की जो स्टेटमेंट बनेगी उसमें डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं आएगा। किसका नहीं आएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। बट जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन से लिंक तो है नहीं है, तो इनका खर्चा आपके ओवरहेड्स में आएगा, ओवरहेड्स की शीट में आएगा, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट लेबर हो, डायरेक्ट एक्सपेंस सर्विस डिपार्टमेंट के, वो आपके ओवरहेड्स में कंसिडर होंगे। इतने ही कॉन्सेप्ट्स थे अभी तक के लिए जो आपके लिए रेलिवेंट है। 6 to 7 मिनट्स में हमने सारे रिवाइज कर लिए। एक कॉन्सेप्ट को हम 3-3, 4-4 बार रिवाइज करते हैं, और जो अच्छा भी है आपके फायदे के लिए ही है। अब आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। मैं ओवरहेड्स के क्वेश्चन में मैं आपको स्पेसिफिकली एक चीज़ बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन में रश मत करिएगा। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इनमें कहीं भी कुछ नहीं है। कैलकुलेशन प्लस में जो बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट है, जिस बेस पे आप ओवरहेड्स को बांट रहे हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बस उस चीज़ पे ध्यान रखिए, रश मत करिए क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता आपका, इसमें आप सिली मिस्टेक्स करेंगे, लापरवाही करेंगे कैलकुलेशन में या फिर क्वेश्चन को पढ़ने में तो बात अलग है, वरना ये क्वेश्चन ऐसा है आपको अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है 10 आउट ऑफ 10 आने चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया है 95 प्लस का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो इतनी तो रहेगी एटलीस्ट, जो मैं अपने स्टूडेंट को सिखा पाऊँ कि जितने मेरे आए हैं उससे ज़्यादा ही आए, उससे कम ना आए। तो प्लीज़ फोकस रखिएगा, ज़्यादा रश मत करिएगा इन क्वेश्चन में। इन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, मटेरियल एंड लेबर में मैंने नहीं बोला क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होते थे, हो जाते थे जल्दी। बट इन क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, स्टेटमेंट्स वगैरह बनती है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा आराम से चलिए इन क्वेश्चन में, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग, जब आप नया नया कर रहे हैं। अब क्या है इस क्वेश्चन में? एक्सेल लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड 4 सर्विस डिपार्टमेंट। एक्सपेंस गिवन है आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ABC के, और सर्विस डिपार्टमेंट स्टोर्स, टाइम कीपिंग, अकाउंट्स एंड पावर कैंटीन के सारे आपको गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है? उसके बाद आपको कुछ बेसिस गिवन है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, जिस बेस पे आप ये खर्चे बांट सकते हैं स्टोर्स वगैरह के। हॉर्स पावर ऑफ मशीन गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, वैल्यू ऑफ स्टोर्स एक्विजिशन गिवन है। अब मैंने आपको बताया था जो ओवरहेड्स बढ़ते हैं हमेशा एक रीजनेबल बेसिस पे बढ़ते हैं। अच्छा एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़िए। उसने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बेस पे बोला है, डायरेक्ट मेथड बोला है, यानी कि जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बटेगा डायरेक्टली। एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा बियर नहीं करेगा। समझ आ गई होगी ये चीज़, डायरेक्ट मेथड बोला उसने। अब मैंने हमेशा आपको बोला है जो ओवरहेड्स का अपॉर्शनमेंट होता है, रीअपॉर्शनमेंट होता है, एक रीजनेबल बेसिस पे होता है। रीजनेबल बेसिस क्या? मान लीजिए स्टोर्स का खर्चा है, स्टोर्स का खर्चा किस रेशो में बांटेंगे आप? डिपार्टमेंट ABC में। अब मैं ABC ही बोलूंगा क्योंकि ये तो हमें क्लियर हो गया कि डायरेक्ट मेथड बोला है तो एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं जाने वाला। हमेशा जो ओवरहेड का खर्चा होता है एक रीजनेबल बेसिस पे बढ़ता है। मान लीजिए कैंटीन का खर्चा है, नंबर ऑफ वर्कर्स के बेस पे बढ़ गया। इंजीनियरिंग कॉस्ट का खर्चा है, नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स के रेशियो में बढ़ गया। मींस ऐसा रेंट का खर्चा है, फ्लोर एरिया के बेस पे बढ़ गया। पावर का खर्चा है, हॉर्स पावर के बेस पे बढ़ गया। मींस जो रीजनेबल बेसिस होता है ना उस बेस पे ओवरहेड का खर्चा बढ़ता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। अब स्टोर्स का खर्चा है, खुद सोचिए क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बेस पे आप ABC में स्टोर्स का खर्चा बांट सकते हैं? ये देखिए वैल्यू ऑफ स्टोर्स एक्विजिशन, उस बेस पे आप स्टोर्स का खर्चा बांट देंगे उस रेशियो में। टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स, ये किस बेस पे बांट सकते हैं? टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स किसका मेंटेन होता है? वर्कर्स वगैरह का ही तो मेंटेन होता है। टाइम कीप करते हैं आप, किसने वर्कर ने कितना काम करा, वर्कर्स में बांट देंगे।
ये मीन्स कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, ये लॉजिकली आपको रिलेट हो जाएगी। जैसे जैसे हो सकता है अभी पहला क्वेश्चन आपको रिलेट ना हो रहा हो कि यार किस बेस पे बांट रही है, क्यों ऐसा कर रही है, बट लॉजिकली चीज़ों को सोचेंगे ना, स्टोर्स का खर्चा स्टोर एक्विजिशन के बेस पे तो बटेगा। टाइम कीपिंग आप वर्कर्स की तो करते हो, हमने लेबर चैप्टर में भी पढ़ा, टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स ऑफ वर्कर्स की तो करते हो, टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स का खर्चा नंबर ऑफ वर्कर्स के रेशियो में बढ़ जाएगा। पावर का जो खर्चा है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, जितनी हॉर्स पावर है, जितनी कंजम्पशन हो रही है उस बेस पर बढ़ जाएगा। कैंटीन का खर्चा ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ वर्कर्स, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। बस हमें स्टेटमेंट अपॉर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट बनानी है। ठीक है, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टेटमेंट शोइंग, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, लापरवाही करोगे तो गलत होगा, वरना गलत होने वाला कोई काम नहीं है। रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, क्या क्या है आपके पास, प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी, चार पर्टिकुलर्स बना लीजिए। बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, ए बी सी, ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितने आए, मतलब कितने एलोकेट हो चुके हैं अभी तक। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आप समझते हैं ना, जिसमें हम अपॉर्शनमेंट कर रहे थे, यानी कि जिसमें हम सभी जो खर्चे हैं, जो ओवरहेड्स है, सारे डिपार्टमेंट्स को बांट रहे थे इंक्लूडिंग सर्विस डिपार्टमेंट। रीअपॉर्शनमेंट में क्या है, हम डायरेक्टली अब जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा बढ़ चुका है उसको बांट रहे हैं दोबारा से, समझ गए होंगे इस चीज को। एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स जो गिवन है एबीसी के, ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितने गिवन है पहले से ही आपको, और उसके बाद जो सर्विस डिपार्टमेंट के ये और बांटने हैं हमें, समझ आ गई होगी ये चीज। गिवन, इसको हमने थोड़ी बांटा है, तो क्वेश्चन में गिवन है एबीसी के कितने कितने हैं, 30 लाख, 26 लाख एंड 24 लाख। उसके बाद स्टोर्स का खर्चा बांटना है, स्टोर्स का किस रेशियो में बटेगा, स्टोर्स एक्विजिशन 2.5 लाख, 1.5 लाख एंड 1 लाख, क्या रेशियो आ गई इसकी, 5:3:2, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्टोर्स का खर्चा, वैल्यू बेसिस लिख दिया आपने ऑफ स्टोर एक्विजिशन, ऐसा लिख दिया मैंने, किस रेशियो में बांट रहे हैं, 5:3:2, समझ गए ना। 50,000 से आपने डिवाइड करा, ये तो मतलब बेसिक मैथमेटिक्स है। कितना खर्चा है, 4 लाख, 4 लाख डिवाइड बाई 10, 40,000, 2 लाख, 1,20,000 and 80,000. Time keeping and accounts, time keeping and accounts 3 लाख, किस रेशियो में बांटेंगे आप, नंबर ऑफ वर्कर्स के रेशियो में, 20-15-15 यानी कि 4-3-3 हो गया, नंबर ऑफ वर्कर्स 4-3-3, कितना खर्चा है, 3 लाख, 120, 90, 90। उसके बाद पावर का खर्चा, हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स की रेशियो में बांट देंगे, हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स कितनी आ गई, 300, 300, 200 यानी कि 332। टोटल आ गया इसका 8, कितना है पावर खर्चा, 1,60,000, 20,000 आ गया, 60,000। मैं फ्री हैंड कैलकुलेशन कर रहा हूँ इस टाइम पे, तो गलती हो गई हो तो मुझे बता दीजिएगा। 60, 60 एंड 40, और कोई आपको मिसगाइड नहीं है यहाँ पे। ये जो लेक्चर आपके आ रहे हैं, 1-2 लेक्चर्स रिकॉर्डेड आने वाले हैं, मैंने आपको बताया था मेरे को नेक्स्ट वीक कहीं जाना है, मैं स्टिल आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ कि आपको कोई भी दिन खाली ना जाए। तो ये जो 1-2 लेक्चर्स हैं, ये वाले लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं,
लाइव नहीं रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट वीक से सारा कुछ ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, जो मेरे फैमिली इश्यूज़ वगैरह वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो उसके बाद लाइव ही जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। बट ये ना लगे आपको कोई, आप मान लीजिए कोई डाउट पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आपको लग रहा है कि सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड चलते हैं, ऐसा नहीं है। ये पहले लेक्चर्स हैं जो आज तक के जो हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं इस बैच में, वरना हमेशा लाइव लेक्चर ही रहे हैं, और वो भी फैमिली इमरजेंसी की वजह से मुझे करना पड़ रहा है, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। आप लोगों का टाइम बहुत वैल्यूएबल है, मेरे लिए भी। 433 कैंटीन का भी। कितना है कैंटीन का खर्चा? 1,40,000, 30,000 एंड 30,000। क्या आ गया इनका टोटल? 35,20,000, 35,80, 3620 आ गया इसका टोटल। कैलकुलेटर से करें। 32 लाख, 33 लाख 20,000, 33 लाख 80, 34 लाख 20,000। इसका कितना आया? 26 प्लस 1.2 प्लस 0.9 प्लस 0.6 प्लस 29 लाख। इसका कितना आ गया? 26,40,000। समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन? इसे नोट भी कर लीजिए साइड, वैसे साथ साथ नोट करते होंगे आप, फिर भी 1 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। इंस्टीट्यूट ने टोटल का कॉलम बनाया हुआ रिक्वायर्ड नहीं है, मैं आपको ऐसा कोई कॉलम ऐड नहीं कराऊंगा जो आगे वाले क्वेश्चंस में आप कहेंगे यहाँ क्यों नहीं बनवाया, क्योंकि इसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इंस्टीट्यूट के जहाँ मन होता है वो एक आध कॉलम एक्स्ट्रा बनाया था, बट आपको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन को जितना हम स्टैंडर्डाइज वे में करते हैं उतना आपके लिए भी आसान रहता है, आपको भी फॉर्मेट पता लग जाता है। वरना अगर मैं हर क्वेश्चन में एक नया कॉलम ऐड करा दूँ इंस्टीट्यूट के हिसाब से अननेसेसरली सिर्फ उसे मैच करने के लिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता। आपको लास्ट डे में कन्फ्यूजन होगी कि इस क्वेश्चन में क्यों बनाया है, वहाँ क्यों नहीं बनाया था। बाकी क्वेश्चन में नंबर 2, ये क्या पूछ रहा है आपसे? इलस्ट्रेशन 2 हो जाएगा, उसके बाद कौन सा आएगा? 3 अभी नहीं कराऊंगा मैं, इक्वेशन मेथड है ये। 4 हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। ठीक है, ओवरहेड्स के इलस्ट्रेशन 5 तक होंगे आपके, उसके बाद चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बाद में देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, देख लीजिए, सिंपल सा डाटा गिवन है, ओवरहेड्स गिवन है आपको एक्स वाई एंड ए बी के। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ए और बी हैं और सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई हैं। उसके अलावा क्या कहा गया है आपको? आपको अपॉर्शनमेंट का बेसिस दिया हुआ है, एक्स का खर्चा कैसे बटेगा सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का, वाई में 25%, ए में 40, बी में 35। वाई का कैसे बटेगा? एक्स वाई, वाई का ऑब्वियसली होता है वाई में जाएगा नहीं, ना एक्स में जा रहा है, वो सिर्फ ए और बी में जा रहा है, ठीक है। और ए सारे खर्चे गिवन है सारे डिपार्टमेंट्स के। सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है वो? स्टेप मेथड। जैसे मैं हाईलाइट करता हूँ कुछ चीज़ें तो इसे हाईलाइट करेंगे, आपको भी लास्ट डे रिवीजन में आसानी होगी। अब आपको डायरेक्ट स्टेप मेथड यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टेप मेथड का क्वेश्चन है। अगर आप स्टेप मेथड रिवाइज करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट आप आएंगे यहाँ पे और रिवाइज कर लेंगे।
समझ आ गया क्वेश्चन? एक बार रीड कर लीजिए, वैसे रीड करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है वो? अब आपको अपोर्शन करना है। स्टेप मेथड में पहली बात तो मैंने ये बताया था, आपको रैंकिंग देनी होती है। कौन सा ऐसा सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स और वाई में से जिसका खर्चा जो मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बाकी डिपार्टमेंट्स को? आप देखेंगे जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है, दो है सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई, उसका वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वाई ए और बी को कर रहा है, और सिर्फ जो वाई है वो सिर्फ ए और बी को कर रहा है, तो वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बाकी प्रोडक्शन है सर्विस डिपार्टमेंट को? ऑब्वियसली बात है वो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है। तो सबसे पहले किसका खर्चा बटेगा? एक्स का बटेगा। किस किस में बटेगा एक्स का खर्चा? वाई में जाएगा, ए में जाएगा और बी में जाएगा। समझ आ गई होगी चीज? स्टेप मेथड में आपको ये बता रहा था, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ज़्यादा चीज़ें क्लेरिफाई कर पाऊंगा, यही मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे जो मैंने क्या लिखवाया था, चलिए मैं एक बार वो भी दिखाता हूँ मैंने क्या लिखवाया था, किस बेस पे रैंकिंग दे देंगे। चीज़ों को चाहे टाइम लेके समझो, लेकिन ऐसा समझो कि वो चीज़ें कभी भूलो मत, हमेशा ध्यान रहे वो। स्टेप मेथड में क्या बताया था? कॉस्ट ऑफ दैट डिपार्टमेंट विच प्रोवाइड्स मैक्सिमम सर्विसेज टू अदर्स एंड अदर सर्विस डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर एलोकेटेड फर्स्ट। ठीक है, अब दो सर्विस डिपार्टमेंट है यहां पे, इलस्ट्रेशन नंबर 2। हाँ जी, अब यहाँ पे दो सर्विस डिपार्टमेंट है, खुद देखिए कौन सा ऐसा सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स और वाई में से जो मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बाकी डिपार्टमेंट्स को, यानी कि मैक्सिमम सर्विस यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कौन है ऐसा? एक्स है, यानी कि एक्स का पहले खर्चा बांटेंगे और वाई का डायरेक्टली और बी में बट ही रहा है। अब नॉन रेसिप्रोकल का क्या मतलब था? अगर वाई एक्स को सर्विस कुछ प्रोवाइड भी कर रहा होता, बट मान लीजिए वाई ज़्यादा सर्विस, अब मान लीजिए इसको ना एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ तो आपके लिए क्लियर है, रैंकिंग ऐसे गिवन है आपको, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको ऐसा गिवन होता, एक्स वाई के लिए एक्स भी प्रोवाइड कर रहा है, ये रेशियो चेंज कर लो, मान लो ये ऐसे गिवन है आपके लिए 35 40 एंड 25, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट वाई का खर्चा कैसे बट रहा है? ए में जा रहा है 35%, बी में जा रहा है 40% और एक्स में जा रहा है 25%। मान लीजिए इस वे में है। अब कैसे करोगे? आप कहोगे भाई एक्स भी उतनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उतनी प्रोपोर्शन में वाई को, और उतना ही वाई कर रहा है, एक्स भी तीनों डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर रहा है और वाई भी तीनों डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर रहा है। अब कैसे निकालोगे? दोबारा उस लाइन को समझिए, सर्विस ऑफ दैट डिपार्टमेंट विच प्रोवाइड्स मैक्सिमम सर्विस टू अनदर सर्विस डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे क्योंकि प्रोपोर्शन दोनों का इक्वल हो गया 25-25, अब भाई बाकी 80 मतलब यानी कि दोनों डिपार्टमेंट्स बाकी 75% सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को और बाकी 25% आपस में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब किसकी रैंकिंग पहली दी जाए? अब यहाँ पे आप किसकी रैंकिंग पहली देंगे? अब आप चलेंगे अमाउंट ऑफ सर्विस को, मैक्सिमम सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक्स, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है सर्विस प्रोवाइड करने की। समझ गए होंगे मेरी बात को लॉजिकली? अब यहाँ पे जो अपोर्शन होगी पहले कॉस्ट एक्स की होगी, अब यहाँ पे रैंकिंग पहले एक्स की आ जाएगी। समझ गए? अगर प्रोपोर्शन इक्वल हो गया तो आपको इसी बेस पे करना पड़ेगा, तो समझ रहे होंगे मेरी बात को? तो आप ये नहीं यूज कर सकते कि हाँ भाई पहले वाई को ले लो या पहले एक्स को ले लो, तब आपको इसी वे में करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन हम उसी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो वाई जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है वो मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वाई की रैंक पहले आएगी, उसके बाद एक्स का खर्चा बटेगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। स्टेटमेंट शोइंग reapportionment of overheads।
ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन से हैं? एक्स। इसमें प्रीवियस में आप कह सकते हो आपने सर्विस डिपार्टमेंट का कॉलम क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थे। अगर मैं सर्विस डिपार्टमेंट का बनाता स्पेस अच्छा ना रहता और स्टेटमेंट सही से बन भी ना पाती। वैसे आपको स्टेटमेंट इसी में बनानी होती है, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे भी माइनस करके दिखाने होते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम। अब क्या क्या खर्चे हैं? ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितने बढ़ चुके हैं अभी तक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से? ए बी का कितना है? 3,20,000। एक्स का कितना है? 2 लाख। एंड वाई का कितना है? 1,50,000। ठीक है, सॉर्टेड है। अब क्या करना है आपने? क्या बात हुई थी हमारी? सबसे पहली रैंक हमने एक्स को दी है, क्योंकि एक्स मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को। मैक्सिमम नंबर ऑफ, पहले आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है, बट मान लीजिए वो इक्वली है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि किसकी सर्विस का अमाउंट ज़्यादा है। समझ रहे हैं? मान लीजिए, दोबारा आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स और वाई। पहले आप देखेंगे कौन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मान लीजिए दोनों जो डिपार्टमेंट है 4 डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, 3 को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे अमाउंट ऑफ सर्विस कितना है, उसके बाद उस बेस पे करेंगे। सबसे पहले जो मैक्सिमम नंबर है, अगर वो नंबर सेम है, उसके बाद अमाउंट ऑफ सर्विस। अब बेसिस तो यहाँ पे कोई है ही नहीं है, परसेंटेज तो गिवन नहीं है आपको, इसलिए मैंने, अब आप पूछ सकते हैं बेसिस का कॉलम क्यों नहीं बनाया। बेसिस का वो करना ही नहीं था हमें। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स ओवरहेड्स। एक्स के बांट रहे हैं हम, किस रेशो में बांटने हैं हमने? 25:40:40। इस सीक्वेंस में लिखिए ना, ए बी और एक्स वाई के सीक्वेंस में लिखिएगा। 40:35। एक्स के एक्स में तो नहीं बटेंगे, रेशो डैश, और वाई में कितना आएगा? 25। अब मैंने डैश क्यों लिखा? क्योंकि मैंने उसी सीक्वेंस में लिखा है ए बी एक्स वाई। ए में कितना? 40, बी में 35, एक्स में कुछ नहीं बटेगा, और वाई में कितना? 25। एक्स का खर्चा एक्स में थोड़ी बढ़ जाएगा। कितना आया ये? 2 लाख यहाँ से माइनस हो गए। $80,000। 70,000। 50,000। उसके बाद आप ये देख लीजिए एक्स का कितना होना, अब वाई पे कितना खर्चा आ चुका है? वाई पे आ चुका है 2 लाख रुपीज़। अब जब आप वाई का खर्चा बांटेंगे, आपको 2 लाख रुपीज़ बांटना पड़ेगा। 1,50,000 पहले से, और पहले से था, और 50,000 और आ गया। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाईज ओवरहेड। वाई का किस रेशियो में बटेगा? ए में 40, बी में 60, और ये डैश डैश। 2 लाख रुपीज़ हो गया वाई का। अब ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती करते हैं बच्चे, इसलिए मिस्टेक करते हैं। मान लीजिए उन्होंने जल्दबाजी में 1,50,000 ही बांट दिया। भाई ये 50,000 जो आपका इसका शेयर आया था वो कहाँ जाएगा? उसको भी तो डालना पड़ेगा। वो भी तो वाई का खर्चा हो चुका है, वाई का पोर्शन हो चुका है वो भी। ए में आ गया। स्टेटमेंट आगे पीछे भाग गई है, एक सेकेंड, तो स्पेस मैनेज करना पड़ेगा। ये बोर्ड पे बस क्वेश्चन कराने में ये दिक्कत लगती है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ये भी इशू जल्दी सॉर्ट आउट। 40, 60, डैश डैश। कितना आ गया ये? 80,000। वाई में चला गया 1,20,000, और यहाँ से 2 लाख माइनस हो गया। कितना आ गया टोटल? करिए इसका टोटल कितना आ गया?
ये आ गया 4,60,000। ये कितना आ गया 5,10,000। ये दोनों आ गए नील, एक्स और वाई का तो बांट चुके हैं आप। ये आ गया आपके टोटल ओवरहेड्स। समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन भी आपको, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। एक मिनट देख लीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। बताया आपको हम कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं, अब तो क्वेश्चन ही चलेंगे। स्टार्ट करें आगे का क्वेश्चन। अब मैं एक बार देख लेता हूँ हमें बैक क्वेश्चन आगे सॉल्व करना चाहिए या फिर इलस्ट्रेशन को कंटिन्यू करना चाहिए। क्वेश्चंस तो काफ़ी हैं हमारे पास करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि आने मीन्स मैं ये टारगेट लेके चल रहा हूँ। आने वाले जो 2 लेक्चर्स हैं इसमें आपके जितने भी ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उसके अलावा डायरेक्ट मेथड, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उसके बाद ट्रायल एंड एरर मेथड, जो ये हो जाएं, और उसके बाद स्टेप लेडर मेथड भी हो ही गया आज। ठीक है क्वेश्चंस हमारे पास। इलस्ट्रेशन नंबर 3 कौन सा है? ये उसका है इक्वेशन मेथड का, इसको भी होल्ड पे डालिएगा, करेंगे इसे बाद में। ट्रायल एंड एरर आ गया है, ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, आ जाइए एक बार बैक क्वेश्चंस पे आ जाइए पहले। अब बैक क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये क्वेश्चन है आपका रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो होता है आपका, उसका क्वेश्चन है। इसको अभी होल्ड पे डालिएगा। ये ट्रायल एंड एरर मेथड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी अभी होल्ड पे डालिएगा। ट्रायल एंड एरर का है, कौन सा है ये? रिपीटेड रिडिस्ट्रीब्यूशन का, ये भी कोई बात नहीं, इसको भी होल्ड पे डालिए। आज ये क्वेश्चन नंबर 3 पे पहले, ये आपका स्टेप मेथड ही है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको बीच में पिक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि स्टेप मेथड का एक बेसिक क्वेश्चन कराया है। डायरेक्ट मेथड के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है आपके पास। डायरेक्ट मेथड वैसे भी आप समझ रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी तो आपने क्वेश्चन ऐसा देखा जिसमें एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट का कोई डाटा गिवन नहीं था। बट अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को जो सर्विस प्रोवाइड करा उसका डाटा गिवन भी है, बट क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करो, उसको सिंपली इग्नोर कर दो। आपको कुछ नहीं करना, एक सर्विस डिपार्टमेंट का दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में खर्चा एलोकेट नहीं करना। जब डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में लोकेट करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, खासा ध्यान रखिएगा, ये गलती कर जाते हैं बच्चे, इसलिए आपको बता रहा हूँ ये चीज़ इतना फोकस करके। जब वो डायरेक्ट मेथड वो लिख चुका है, उसके बाद वो रोल खत्म हो गया है। उसके बाद ये नहीं करना आपने कि उसको दोबारा बांट दो, सर्विस डिपार्टमेंट्स को एक खर्चे आपस में नहीं बांटने उस सिनेरियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। टेकन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैव 3 डिपार्टमेंट्स। अभी ये सारी इसका कोई फ़ायदा नहीं है पूरी कहानी पढ़ने का, कुछ नहीं है इसमें।
ये जो ओवरहेड का क्वेश्चन है मैंने आपको बताया, इसमें कहानी में कुछ नहीं है, इसमें डाटा में समझना है, बस वही बात है, और मेथड समझना है, मेथड कौन सा करा है। स्टेप लेडर मेथड बोला है उसने, ठीक है। डिपार्टमेंट्स गिवन है, फैक्ट्री के ओवरहेड्स गिवन है, डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है, एरिया गिवन है स्क्वायर मीटर में, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 4 सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है। अच्छा, बेसिस भी वो खुद दे रहा है, ये तो बढ़िया है, आपको बेसिस भी सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उसने बेसिस भी आपको खुद ही दे दिए, तो यहाँ पे मेरे को लगता नहीं है बेसिस वाला कॉलम बनाने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं उसमें। फिर भी अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसे बना के छोड़ दूंगा प्रेजेंटेशन के लिए, अच्छा है, बट मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं उसमें, ठीक है। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं XYZ के, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे गिवन है, उसके अलावा ये सारा डाटा गिवन है। अब डिपार्टमेंट P जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका खर्चा किस बेस पे बोला, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे, जो गिवन है। Q का खर्चा डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे, वो भी गिवन है। R का खर्चा एरिया, वो भी गिवन है। S का खर्चा डायरेक्ट लेबर आवर्स, चारों चीज़ें मतलब तीनों चीज़ें गिवन है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट फॉर 4 सर्विस डिपार्टमेंट टू 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कुछ नहीं है, ये बात सिंपल है। अब क्या सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, अब यहाँ पे सीक्वेंस आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, बात समझिएगा। पहली बात तो स्टेप लेडर मेथड है, चलिए पहले क्या वो क्या बोल रहा है पहले उसका समझते हैं, फिर मैं अपना आपको समझाता हूँ। ओवरहेड कॉस्ट फॉर सर्विस डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम ऑर्डर PQRS, आपको उसने सीक्वेंस दे दिया है, अपनी मर्जी का सीक्वेंस नहीं लोगे। यहाँ पे P की रैंकिंग पहली दी है, उसके बाद Q, उसके बाद R एंड देन S, सीक्वेंस यहाँ पे गिवन है आपको, चीजें समझ आ रही है ना। सीक्वेंस इसी वे में चलेगा, P Q R एंड S, इस वे में एलोकेट होगा, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये, क्योंकि उसने आपको क्वेश्चन में क्लेरिफाई कर दिया पहली चीज। अब उसके बाद जो खर्चा P का बांट देंगे, उसके बाद आप मान लीजिए आपने P का खर्चा बांट दिया XYZ QRS, चारों में बांट दिया, 6 डिपार्टमेंट में बांट दिया जो बचे हुए हैं। उसके बाद जो Q का खर्चा है वो दोबारा ना P में आएगा ना Q में आएगा, यार Q का खर्चा Q में तो बटेगा नहीं, ये तो चीज ऑब्वियस है, बट क्योंकि हम स्टेप लेडर मेथड फॉलो कर रहे हैं, नॉन रेसिप्रोकल मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो अगर हमने पहली रैंकिंग P को देके खर्चा उसका P का खर्चा XYZ QRS सब में बांट दिया, जब हम Q पे जाएंगे तो Q का खर्चा दोबारा से P में नहीं बढ़ सकता। यही तो मतलब है नॉन रेसिप्रोकल मेथड का, यही तो आपको समझाता आ रहा हूं। अब एक क्वेश्चन के जरिए और चीजें क्लैरिफाइड हो रही थी, वैसे ना समझ आ रही होती हैं आपको चीजें कि नॉन रेसिप्रोकल का क्या मतलब है, बट अब समझ आ रही होगी। अब P का खर्चा Q में बांटने के बाद, P का खर्चा जब P की रैंकिंग सबसे पहले हो चुकी है, नॉन रेसिप्रोकल मेथड गिवन है आपको, तो जो Q का खर्चा है द्वारा जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो P में नहीं बढ़ सकता, नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पे रहेगा। समझ आ गई होंगी चीजें। सिमिलर वे में जब आप R पे जाएंगे, R का खर्चा P और Q में नहीं बटेगा, ऐसे ही S में जाएंगे तो S का खर्चा सिर्फ XYZ में बटेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में, PQR में नहीं बटेगा, क्योंकि नॉन रेसिप्रोकल नहीं होगा, नॉन रेसिप्रोकेट नहीं होगी, क्योंकि PQR का खर्चा S में बढ़ चुका है, तो S का खर्चा अब द्वारा PQR में नहीं बटेगा। समझ आ गई चीज, सॉर्टेड है। तभी इसमें रैंकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि रैंकिंग के बेस पे आपने डिसाइड करना किसका खर्चा पहले किस में बटेगा, क्योंकि उसके बाद जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, बाकी सर्विस डिपार्टमेंट है, उनमें फिर वो नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पे चलता है इस वे में, इसलिए रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी का पहले बांट दो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें सबका खर्चा सब में बट नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, तभी रैंकिंग, बट यहाँ पे तो सारी चीजें सॉर्टेड है, रैंकिंग भी आपको दे रहा है, भला आदमी है क्वेश्चन बनाने वाला। उसके बाद ओवरहेड रिकवरी रेट में निकालना है आपको पर डायरेक्ट लेबर आर, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें निकल जाएगा। डायरेक्ट लेबर आर से आपको गिवन है, उसके बेस पे आप वो भी निकाल देंगे। चलिए सॉल्यूशन 3 करना चाहेंगे इसे स्टार्ट। दूं 1 मिनट, घड़ी देख के 1 मिनट दे रहा हूं आपको, आगे निकलिए थोड़ा सा।
चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो 2 लेक्चर्स हैं, आने वाले 2 लेक्चर्स आपके रिकॉर्डेड रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को आपके लिए अवेलेबल होंगे, क्योंकि मंडे को तो मैंने बोला ही हुआ था, मंडे को वैसे भी लेक्चर नहीं होना था आपका। तो ये लेक्चर्स थोड़े से शॉर्ट रखूंगा मैं, 1 आवर के लगभग रहेंगे ये लेक्चर्स। मैं चाहता हूँ लाइव में जो मैक्सिमम कवरेज करूँ, बट स्टिल आपके टाइम की आपके टाइम की फिक्र करते हुए, आपके टाइम की कदर करते हुए मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे को मैं खुद भी नहीं चाहता कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको देने पड़े एक भी, तो इसलिए इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी कम रखूँगा मैं, अराउंड 1 आवर के रहेंगे। बाकी तो यूजुअल जो हमारी ड्यूरेशन रहती है 1 आवर 20 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स इसके आसपास रहती है, और इससे लंबा लेक्चर होना भी चाहिए जो मुझे लगता है इसमें, एटलीस्ट फॉर कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, 1-1.5 घंटे में आप थोड़ा सा थकने लग जाते हैं, थोड़ा सा आपकी एफिशिएंसी कम होने लग जाती है, तो लेक्चर इससे बड़े नहीं होने चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं घर पे, तो आपको सिटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, 2 to 3 आवर्स आप एक सब्जेक्ट को कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आपने करना है। पर्टिकुलर्स, बेसिस, बेसिस में लिखूंगा नहीं, बस मैंने लिख दिया है, तो आप वहाँ से खुद नोट कर सकते हैं। X, Y, Z, P, Q, R, S। या भी आप कह सकते हैं कि इसको ना लिखें, बट लिख दो यार, स्टेप लैडर मेथड है, माइनस करके दिखा दो, बेटर रहेगा। वो डायरेक्ट मेथड था इसलिए इग्नोर कर दिया था, वो बेसिक क्वेश्चन था वो, लेकिन लिखो इससे बेटर रहेगा। ओवरहेड्स एज पर पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी हेडिंग लिख देना। स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स लिख दूं क्या मैं? स्पेस नहीं है, चलो वो ऊपर। स्टेटमेंट शोइंग रीअपोर्शनमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। रीअपोर्शनमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन एक ही बात है। रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स कितना कितना आया? 193.64 गिवन है। थोड़ा फिगर को छोटा लिखूंगा, 1,93,000, 64,000, 83,000, 45,75,15, कई बार बोर्ड भी मेरा पेस मेंटेन नहीं कर पाता इतनी तेज पेन चलता है कि वो कैच ही नहीं कर पाता। 1,05,000 एंड द लास्ट आया 30,000। सबसे पहले आपने क्या करना है, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट पी, सॉरी एक्स बोल रहा हूँ, पी का खर्चा किस बेस पे बांटना है? अरे यार, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेस पे। किस रेशियो में बटेगा? 100, 125, 85। पी का पी में नहीं बटेगा, इसे ऐसे ही लिखिए, 100 रेशो 125 रेशो 85 रेशो डैश, क्योंकि पी का पी में नहीं बटेगा, क्यू आर एस का रह गया, नीचे वाली लाइन में लिखता हूँ, स्पेस का इशू नहीं आना चाहिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का है ना 50, 40, 50। चलिए टोटल कितना है इसका? $450 आ गया टोटल। 450 इसका टोटल आ गया। तो सर्विस डिपार्टमेंट पी का खर्चा कितना है? 45,000। 45,000 डिवाइड बाय 450। ये आपको ट्रिक पहले भी बताई थी। अब आप क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई दबाइए, 100 इक्वल्स टू 10,000 आ गया। अब कुछ मत करिएगा, इसे दोबारा नहीं करने की जरूरत।
ये ट्रिक्स अगर एग्जाम में पता हो टाइम बहुत बचता है। उसके बाद आप कुछ मत करिएगा, डायरेक्ट करिए 125 इक्वल्स टू, उसके बाद डायरेक्ट करिए 85 इक्वल्स टू, उसके बाद यहाँ डैश आ गया, और क्यू आर एस में क्या आया 50 इक्वल्स टू 5000। ये क्या हो रहा है आज, 50 इक्वल्स टू 5000, 4000 एंड 5000। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये किसके हैं, एम्प्लॉयज़ के बेस पे है। ये लिख दिया मैंने, फिर भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का शॉर्ट मैंने एम्प्लॉयज़ फिर भी लिख दिया आपके लिए। अच्छा, यहाँ पे डैश की जगह -45,000 दिखाइए ना, इसका तो बटा है खर्चा, ये ज़ीरो हो गया। अब चलिए, मैं लाइंस खींचना प्रेफर नहीं कर रहा क्योंकि लाइन से ना और वो अनटाइडी दिखता है। समझ तो आ रहा होगा आपको कौन सी फिगर किसके नीचे है। उसके बाद डिपार्टमेंट क्यू का बटन है, सीक्वेंस तो उसने गिवन है हमारे के लिए, आसान करा हुआ उसने काम। क्यू का किस बेस पे है, क्यू का है डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेस पे। ठीक है, ये रहे आपके लिए डायरेक्ट लेबर आवर्स। इसको इस रेशियो में लिखिए 4 3 4 लिखिए, 0 0 हटा दीजिए लास्ट के, 4 3 4। पी में नहीं बटेगा, क्यू में नहीं बटेगा, क्यू का खर्चा क्यू में तो बढ़ता ही नहीं, और नॉन रेसिप्रोकल मेथड है, पी का क्यू में बढ़ चुका है तो क्यू का अब द्वारा पी में नहीं बटेगा। ठीक है, 1 5 ये हट गया। उसके बाद 6 और 3 क्या आया टोटल भाई, 20 आ गया। कितना खर्चा है क्यू का, 75,000। एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब क्यू का कितना खर्चा बटना है मुझे बताइए। आपको बार बार बोला है, वो गलती होगी आपसे। कुछ बच्चे कह रहे होंगे 75,000 ही तो है जो क्वेश्चन गिवन है, 75,000। भाई जो 5,000 इसके पास आया ये कहाँ गया। अब क्यू का 80,000 बटना है ना। इसको आप एक चीज समझिए, जीरो करते जाना है। जीरो किस बेस पे होगा, जब भी आप एक सर्विस डिपार्टमेंट में खर्चा बांट रहे हैं, आपके लिए बेसिक ये होना चाहिए कि उसका खर्चा जीरो कर देना है। जितना भी सर्विस डिपार्टमेंट का अभी तक का खर्चा हो जीरो हो जाना चाहिए। जीरो कब होगा, 80,000 बटा हुआ है, इसके 75 पहले से था, 5 और दे दिया आपने, 80,000 बांटना है आपने इसको। अब 80,000 का बांट दीजिए, टोटल इसका आ रहा है 20 इंटू में 4 इक्वल्स टू 16,000, 3 12,000 और द्वारा 16,000। पी के लिए डैश, आर के लिए 24,000 एंड एस के लिए द्वारा से 12,000। कितना है इसका टोटल, 16 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 12। ठीक है, 80 सही हो गया। अब आर का खर्चा बांटेंगे, इसके लिए लिख देता हूं लेबर आवर्स। आर का खर्चा एरिया, रेशो क्या रहेगी आर में। अब आर का खर्चा, लास्ट की 2 जीरो हटा के लिख रहा हूँ रेशो, वो तो आप समझ रहे होंगे, कॉमन वो कटी जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 30 इक्वल्स टू 15 15। अब ये किस में नहीं बटेगा, पी क्यू आर में नहीं बटेगा, डैश 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 और एस का आ गया 10। समझ गए होंगे, 30 15 15 पी क्यू आर में नहीं बटेगा, एस में बटेगा।
30, 15, 15 डैश डैश 10, ठीक है। कितना होगा टोटल इसका? जाएगा 70 टोटल। 1,05,000 खर्चा है। और कितना खर्चा है? अब 1,05,000 टोटल खर्चा नहीं है, टोटल खर्चा कितना है आर का जो आपने बांटना है अब? 1,05,000 प्लस में 4,000 प्लस में 24,000, ये आ गया 1,33,000, ठीक है। 1,33,000 डिवाइड बाय 70 इंटू में 30, ये आ गया 57,000। $28,500, ये भी 28,500। डी में नहीं आया, क्यू में नहीं आया, आर में 1,33,000 माइनस हो गया। और एस में कितना आया? 19,000, ठीक है, सॉर्टेड है। अब एस का खर्चा बटेगा, ऑब्वियसली बात है। अब एस का पी क्यू आर में बटेगा सिर्फ। किस बेस पे बटना है? डायरेक्ट लेबर आवर्स, सिर्फ एक्स वाई जेड में बटेगा। पी क्यू आर बोल दिए, डायरेक्ट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड में बटेगा इसका खर्चा। किस रेशियो में? डायरेक्ट टाइम कंज्यूमिंग और मेहनत वाले क्वेश्चन होते हैं, 4-3-4 में बटेगा। 4-3-4 और 4 डैश। ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, और इसे प्रेजेंटेशन में भी अच्छी रहती है, तो इसी वे में करिए, एग्जामिनर को दिखेगी हाँ बच्चे ने लॉजिकली करा हुआ है सब कुछ। कितना बटेगा? 30 + 5 + 12 + 19, 66,000 बटना है। डिवाइड बाय 11 इंटू 4, 24, 18, 24 डैश डैश डैश, कितना था ये? 66 था ना? टोटल करिए, इसका कितना आ रहा है? आप करेंगे टोटल। अब टोटल बताइए मुझे, इसका कितना कितना आ रहा है? ये आ गया 3 लाख टोटल ओवरहेड्स। ये तो पी क्यू आर एस के तो नील नील हो गए। ये तो अभी फिगर आएगी। पी का आ गया 3 लाख, क्यू का आ गया 1,35,000, एस का आ गया, जेड का आ गया 1,60,000। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। टोटल ओवरहेड्स आप निकाल चुके हैं तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के, स्टेटमेंट भी दिखा चुके हैं। और क्या बोला था? ओवरहेड का रिकवरी रेट भी पूछा था उसने डायरेक्ट लेबर आर के बेस पे। बताइए मुझे कैसे करेंगे उसे सॉल्व? कितने आपके डायरेक्ट लेबर आवर्स? 4,000, 3,000, 4,000 आई गेस, इतना ही है। डायरेक्ट लेबर आर रेट कितना आ गया? क्या वर्डिंग यूज़ करिए? ओवरहेड रिकवरी रेट पूछा उसने, ओवरहेड रिकवरी रेट 3 लाख
3 लाख डिवाइड बाय 4000 रुपीज़ 75, 1,35,000 डिवाइड बाय 3000 रुपीज़ 45, 1,60,000 डिवाइड बाय 4000 रुपीज़ 40। समझ आ गया ये? कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ पे? 1-2 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एक बार मेरा मन है स्टेप मेथड का द्वारा रिवाइज कराऊंगा, दोनों तीनों मेथड्स। उसके बाद हम इसे लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। 5 से 10 मिनट और लूँगा मैं आपके इस लेक्चर में। आपको बताया ये लेक्चर्स की ड्यूरेशन थोड़ी सी शॉर्ट रखूँगा मैं मैक्सिमम कंटेंट आपका, इसीलिए मैंने इन लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड है इनमें मैंने क्वेश्चंस ही रखे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं रखे हुए ज़्यादा, ताकि लाइव में एक वो अलग बात होती है जब हम लाइव पढ़ रहे हैं, लाइव पढ़ा रहे हैं, तो आप लाइव ही ज्वाइन उसे करें, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, 1 से 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट द्वारा रिवाइज कराऊंगा ये दोनों तीनों मेथड्स के। समझ आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस, कहीं कोई इश्यू तो नहीं होगा? अभी तक के लेक्चर्स मेरे ख्याल से आज 14 लेक्चर हो रहा है हमारा, 14th ही होना चाहिए। अभी तक किसी भी लेक्चर में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी ये वीडियो शेयर करिए, उनकी भी बहुत असिस्टेंस होगी, क्योंकि अननेसेसरली ना कोस्टिंग को एक हवा बना दिया गया है कि बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की रिक्वायरमेंट है। मैं ये मानता हूँ प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस रेलेवेंट क्वेश्चन ही करिए ना। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन कराइए, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईपी कराइए। बट सीएस और सीएमए और बीकॉम ऑनर्स के क्वेश्चन करा के क्या हासिल है आपको? सिर्फ और सिर्फ बैच को लंबा खींचने से क्या फ़ायदा है उस चीज़ को? स्टूडेंट एग्ज़ाम टाइम पे परेशान हो जाए कि क्या रिवाइज करना चाहिए, क्या रिवाइज नहीं करना चाहिए, इतने क्वेश्चंस उसको दिखे, एक समुंदर सा दिखता है एग्ज़ाम टाइम पे, इसको भी आपको समराइज करना पड़ेगा। इसमें भी जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही होगी उनको आप मार्क करते चलिए साइड बाय साइड। शायद मैंने बताया भी होगा आपको पहले भी, जो उन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत लगती है, आपको लगता है क्वेश्चन में नए पॉइंट्स हैं, उसको साइड बाय साइड मार्क करते चलिए, ताकि एग्जाम डेज में उसको मार्क कर लीजिए। LDR लिख दीजिए, LDR यानी कि लास्ट डे रिवीजन, कि आपको लास्ट डे जब रिवाइज करके जाएंगे तो इस क्वेश्चन को देख के जाना है। इतनी सारी मेहनत, लेक्चर्स, ये क्वेश्चन सॉल्विंग, ये प्रैक्टिस, जो RTP, MTP, PYP आप भी रेफर कर रहे होंगे अपने आप, जो कॉम्पिलेशन है, ये हम किस लिए कर रहे हैं? हम उस 1.5 डेज के लिए तो कर रहे हैं। उस 1.5 डेज की तैयारी हमें आज से करनी है, बाद में उस टाइम पे कुछ नहीं होगा। वो आप सोचेंगे उस टाइम पे समराइज हो जाएंगी चीज़ें, उस टाइम पे नहीं होंगी, अभी से करनी पड़ेगी तैयारी। अब क्या मैं आपके साथ करना चाहता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। क्यों मैंने आपसे 5 से 10 मिनट और मांगे इस लेक्चर में? क्योंकि मैं चाहता एक रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन उठा लेता मैं, बट उससे बेटर मुझे लगा कि मैं कुछ और चीज़ आपके साथ कवर करूं। बात को लॉजिकली समझिएगा। जो ये डायरेक्ट मेथड है ना, अब मैं रीअपोर्शनमेंट की बात कर रहा हूँ, आपको ये तो समझ आ गया होगा, क्योंकि अब क्वेश्चन के बाद और चीज़ें आपको क्लैरिफाई हुई होंगी प्रैक्टिकली करने के बाद। अभी तक तो थ्योरेटिकली चल रहा था ये। एलोकेशन में तो कोई खर्चा मान लीजिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का होता है, उसको एलोकेट कर देते हैं, बात खत्म हो गई, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अपोर्शनमेंट अभी तक हमने नहीं करा है, एक क्वेश्चन में करा था, बाकी क्वेश्चंस में अपोर्शनमेंट आपको करके दे रहा था। करा था एक में भी, मेरे ख्याल से एक में भी नहीं करा अभी हमने अपोर्शनमेंट। वो अपोर्शन तो करके ही दे रहा था, हमें तो सिर्फ जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है वो द्वारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में बांटना था, तो वो हमने अभी तक रीअपोर्शनमेंट करा है। अपोर्शनमेंट कैसे होगा? मान लो कोई इंजीनियरिंग कॉस्ट गिवन है, उसको आप सारे डिपार्टमेंट्स में बांट रहे हैं इंक्लूडिंग द सर्विस डिपार्टमेंट, वो बनेगा, वो भी क्वेश्चन अभी आएगा। पहले होता है एलोकेशन, उसके बाद अपोर्शनमेंट और उसके बाद रीअपोर्शनमेंट। क्या फर्क है अपोर्शनमेंट एंड रीअपोर्शनमेंट पे? अपोर्शनमेंट में हम सारे डिपार्टमेंट्स में खर्चा बांट रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर खर्चा होता है, उसको हम सारे डिपार्टमेंट्स में बांट रहे हैं इंक्लूडिंग द सर्विस डिपार्टमेंट। रीअपोर्शनमेंट में क्या होता है? हम सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा बांट रहे होते हैं, एक जो सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स आ चुके हैं उसको हम बांट रहे हैं
बाकी डिपार्टमेंट्स में हाँ वहाँ पे हम इंक्लूडिंग द सर्विस डिपार्टमेंट भी बांट सकते हैं, और अल्टीमेटली तो उस रीअपोर्शनमेंट के बाद तो आप ये समझ ही रहे हैं अल्टीमेटली तो खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा, और मेथड पे डिपेंड करता है कि मेथड के हिसाब से वो मेथड पहले आपसे सर्विस में बटवा के प्रोडक्शन में लेके जा रहा है या डायरेक्ट प्रोडक्शन में लेके जा रहा है। अगर डायरेक्ट मेथड होगा डायरेक्ट आपके लिए प्रोडक्शन में ले जाएगा। अल्टीमेटली रीअपोर्शनमेंट का बेसिस ये होता है, बेसिस यानी कि इसके पीछे का आधार ये है कि रीअपोर्शनमेंट में जो सर्विस डिपार्टमेंट ने खर्चे हैं वो अल्टीमेटली उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ही एब्जॉर्ब कराने हैं। अब मेथड्स ऑफ रीअपोर्शनमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा। डायरेक्ट मेथड में वो होता है जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है हम डायरेक्ट उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे एब्जॉर्ब करा देंगे। वहाँ पे हम सब चीज़ों को इग्नोर कर देंगे कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से एब्जॉर्ब हो जाएगा। स्टेप मेथड, अब मैं मेन जो मैंने आपको अभी ये करा रहा हूँ रिवीजन इसी के लिए करा रहा हूँ। स्टेप मेथड में क्या होता है, स्टेप मेथड यानी कि नॉन रेसिप्रोकल मेथड, इसमें आप रैंकिंग देंगे। सर्विस, पहली बात तो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा बांट रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे, रीअपोर्शनमेंट है तभी ये रीअपोर्शनमेंट। जो डिपार्टमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, मान लीजिए 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, एक 4 को प्रोवाइड कर रहा है सर्विस और एक 3 को कर रहा है, जो 4 को प्रोवाइड कर रहा है आपकी पहले रैंकिंग उसकी आएगी, उसके बाद वो 3 वाले का बांटेंगे। बट जिसकी रैंकिंग पहले आ चुकी है, मान लीजिए 3 सर्विस डिपार्टमेंट है XYZ, सबसे पहले रैंकिंग है X की, आपने X के बाकी सब में खर्चा बांट दिया। अब जब आप Y का खर्चा बांटेंगे, Y का खर्चा आप दोबारा से अब X में नहीं बांटेंगे। समझ गए ना मेरी बात, ये नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पे चलता है। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, स्टेप मेथड में गलती होती है। उसके अलावा एक चीज और, इस चीज का कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। मैंने आपको बताया क्या होता है, हम क्वेश्चन में जो गिवन है उसी बेस पे कर लेते हैं कि क्वेश्चन में मान लीजिए जो फिगर्स गिवन है ओवरहेड की सर्विस डिपार्टमेंट की, उस बेस पे करते हैं। हम ये भूल जाते हैं भाई हमने भी तो बांटे हैं कुछ ओवरहेड्स दूसरे डिपार्टमेंट्स के उनमें, तो उसका टोटल जो अब आ गया उसके पास वही तो बटेगा। अब जीरो तो करना है ना सब कुछ, सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड है उसको जीरो तो करना है, उसमें कुछ बैलेंस थोड़ी छोड़ना है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। ये था आपका स्टेप मेथड। उसके बाद नेक्स्ट मेथड जो है आपका वो है आपका रेसिप्रोकल मेथड, जिसमें अभी हम अगले उससे लेक्चर से कवर करेंगे। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन और ट्रायल एंड एरर, इसका वे आउट होता है। बट इसमें ये चलता है एक्स का खर्चा जो भी सर्विस डिपार्टमेंट है वो आपस में खर्चा बांटते रहते हैं और अल्टीमेटली जीरो हो जाता है। वो कैसे होता है वो अब आप समझेंगे। उसके बाद ये तो ओवरहेड रिकवरी रेट ये भी कवर होना भी शुरू हुआ। हाँ, एक लेबर रेट हमने निकाला था अभी। उसके अलावा अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, इसमें तो कोई इशू होगा ही नहीं। आपको समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? अब अगले लेक्चर में हम रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड के क्वेश्चंस करेंगे कुछ। उसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चंस मैंने और कराने हैं आपको। 4-5 क्वेश्चंस है हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ये रिकॉर्डिंग भी मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।